गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। पिछले क्लास में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर 8086 और 8085 का डिफरेंस देख रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम एक पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आया था जो उस दिन हम पूरा बताए नहीं थे, बोले थे नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में पाइपलाइनिंग होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो 8086 के पहले पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था। ठीक है, 8086 यानी थर्ड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जब हमारे पास आया तो अब आया कॉन्सेप्ट किसका, पाइपलाइनिंग का। तो जब पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था उस केस में हम लोग नॉन पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते थे। तो नॉन पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, नॉन पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई प्रोसेस है, तीन प्रोसेस है मेरे पास। ओके, तो तीन प्रोसेस, मान लीजिए कि ये तीन इंस्ट्रक्शन या तीन प्रोसेस है मेरे पास, तो इन तीनों प्रोसेस को अगर प्रोसेस्ड कराना हो तो हमें वेट करना पड़ता है जब तक कि हमारे इंस्ट्रक्शन का पूरा फेज कंप्लीट नहीं हो जाए। यानी कि जितने भी स्टेज हैं वो सारे स्टेज कंप्लीट नहीं हो जाएं तब तक हमको वेट करना पड़ता है। तो किसी भी प्रोसेस का स्टेज क्या क्या हो सकता है। पहला स्टेज तो ये होगा कि डेटा हमारे सिस्टम पे आ गया, जैसे ही हमारे सिस्टम में किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन इंसर्ट होता है तो वो प्रोसेस के फॉर्मेट में आ जाता है। तो वो क्या करेगा, पहला प्रोसेस ये क्या करेगा, किसी भी डेटा को फेच करेगा। क्यों फेच करेगा, क्योंकि फेच करके लाएगा तभी तो वो आगे उसको प्रोसेस कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, जो फेच करके डेटा लाया है उसको डिकोड करेगा। इस वाला डायग्राम में देखते हैं, ये नॉन पाइपलाइनिंग का डायग्राम है। फर्स्ट स्टेज आपका क्या है कि डेटा को फेच करता है, इंस्ट्रक्शन आया, फेच किया। दूसरा स्टेज क्या है कि उसको डिकोड किया। तीसरा स्टेज क्या है, एग्जीक्यूट एंड देन राइट। राइट कहने का क्या मतलब कि जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट के लिए वो डेटा चला जाता है। तो नॉन पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब तक एक मेरा इंस्ट्रक्शन ये पांचों स्टेज को पूरा नहीं कर लेता तब तक कि मेरा दूसरा इंस्ट्रक्शन हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारा जो ये इंस्ट्रक्शन है, जो भी हमने दिया है वो इंस्ट्रक्शन इन 4 स्टेज को कंप्लीट नहीं कर ले। तो नॉन पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि जो भी हमारा प्रोग्राम था, जो भी प्रोसेस था, वो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन ले करता था, बहुत ही ज्यादा टाइम टेक करता था। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि मेरे पास 4 प्रोसेस है, तो चारों प्रोसेस को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारा पहला प्रोसेस पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता। बीच में उसको हम इंटरप्ट नहीं करा सकते हैं। तो क्या होता था, टाइम स्लॉट जो हो गया वो तो बहुत ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि एक डेटा मेरा 4 बार ये चल रहा है, यानी कि एक बार फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट, राइट, देन क्या हो रहा है, मेरा दूसरा डेटा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्लॉक लिखा हुआ है। क्लॉक क्या होता है कि जितने देर में मेरा एक डेटा, यानी कि एक ये इंस्ट्रक्शन में हमारे मल्टीपल डेटाज होते हैं, ठीक है। तो एक ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले फेच हो रहा है तो एक क्लॉक साइकिल लगा, दूसरे में क्या हो रहा है, डिकोड हो रहा है यानी कि 2 क्लॉक साइकिल, एंड राइट, एग्जीक्यूट। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, टोटल हमारे पास 5 साइकिल ये कंप्लीट कर रहा है किसी भी एक डेटा को कंप्लीट करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक जो हमारा फेच है, फेच को अगर एक साइकिल लग रहा है किसी भी डेटा को कंप्लीट करने में, तो इन चारों स्टेज को पूरा करने के लिए इसको टोटल 4 साइकिल लगेगा। ठीक है, तो जब तक ये 4 साइकिल कंप्लीट नहीं होता तब तक कि हम दूसरे इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। उतने देर के लिए इसको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये स्टेज पूरा होता है, इस इंस्ट्रक्शन का पूरा वर्क खत्म होता है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फिर अपना 4 मिनट, सॉरी 4 साइकिल लगाएगा, फिर उसके बाद अगर और भी इंस्ट्रक्शन है तो वो 4 साइकिल यूज करेगा। देन इसी तरीके से क्या है कि 4 4 साइकिल का आपका
इंस्ट्रक्शन चलता जाएगा। तो अगर हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन है तो इस 3 इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इफ टाइम टेकन ऑफ एग्जीक्यूटिंग वन इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू टी, देन टाइम टेकन ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू एन इंटू टी। यानी कि किसी एक इंस्ट्रक्शन को अपने जो भी उसका एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में टाइम टी लग रहा है, यानी कि मान लीजिए 1 मिनट लग रहा है, ठीक है, 1 मिनट लग रहा है। और टाइम टेकन फॉर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन, एन इंस्ट्रक्शन को कितना लगेगा, अगर एक को 1 मिनट लग रहा है तो चार को 4 मिनट लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक को 1 मिनट लग रहा है तो चार को हम क्या करवा रहे हैं, 4 मिनट लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट नन पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में होता था, जिस कारण से हमारा सिस्टम बहुत ही स्लो चलता था। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, उसके पहले हम किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जब हमारा पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आया तो इसमें क्या क्या फीचर्स आया। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड पैरेलली, यानी कि एक टाइम पे, जैसे कि यहाँ पर एक टाइम पे यानी 1 मिनट पे सिर्फ हम वन इंस्ट्रक्शन को फेच कर पा रहे थे, डिकोड कर पा रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर में हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकते हैं कि एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। दिस स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन इज हाईली इफिशियंट। इफिशियंट क्यों है? ऑब्वियस बात है कि इफिशियंट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम बहुत ही कम कर रहा है। तो टाइम जब भी कंजम्पशन अगर हमारा कम हो रहा है किसी भी टर्म में, अगर हम इन केस अगर घर पे ही कोई काम कर रहे हैं, उस काम में अगर हमारा जहां पहले 5 मिनट लगता था वो काम अगर हम 2 मिनट में कर लेते तो हम क्या बोलेंगे कि इफिशियंट है, ये मीन्स कि इतना अप्रोप्रिएट है मेरे काम के लिए, पहले वाले प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस ज्यादा अच्छा है। The pipelining processor does not wait until the previous instruction has executed completely. नॉन पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि हमें तब तक वेट करना पड़ता था जब तक कि हमारा पहला इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए, तब तक हमें क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। बट पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमें वेट नहीं करना पड़ता है, वो इंस्ट्रक्शन पूरा हो या ना हो हम दूसरे इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, रादर इट फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड बिगिन इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, ये लाइंस, जितने भी लाइंस अभी हम बताएं, ये अभी आगे डायग्राम में देखेंगे किस तरीके से ये एग्जीक्यूट करता है। The hardware of the CPU is split into several functional units. Each functional unit perform a dedicated task. Okay, the number of functional unit may vary from processor to processor. ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि हार्डवेयर जो भी हम पाइपलाइनिंग के लिए यूज करते हैं अपने सिस्टम में, उसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, मीन्स कि अलग अलग फंक्शन के लिए हमने अलग अलग यूनिट को प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और हर फंक्शनल यूनिट जो है एक डेडिकेटेड टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है आपका, जो फंक्शनल यूनिट्स है वो वेरी कर सकता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर। मीन्स कि अगर हम 16 बिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं या 64 यूज कर रहे हैं, 32 यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या कर सकता है कि ये सारे फंक्शनल यूनिट आपके वेरी कर सकते हैं। These functional units are called as stages of a pipeline. अब स्टेज क्या है, यहाँ पे भी हम बताएं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट, ये आपके 4 स्टेजेस हैं जिसको हम लोग फंक्शनल यूनिट के नाम से भी जानते हैं पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शनल यूनिट का या स्टेजेस का, ये क्या हो सकता है कि प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी कर सकता है। मीन्स कि 16 बिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में अगर हम 4 स्टेज को यूज कर रहे हैं, 4 स्टेज ऑफ पाइपलाइनिंग को, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 32 बिट में भी हम 4 ही यूज करेंगे, उसमें हम 5 भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो पाइपलाइनिंग हम उसमें यूज कर रहे हैं उसका आर्किटेक्चर हमने कैसा रखा हुआ है, ठीक है। ये डिपेंड करता है पाइपलाइनिंग के आर्किटेक्चर पे और हमारे माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के ऊपर में ये वेरी करता है।
नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट मैनेजेस ऑल द स्टेजेस यूजिंग कंट्रोल सिग्नल्स। ये तो पता ही है हमें। कंट्रोल यूनिट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जितने भी हमारे कंट्रोल सिग्नल्स आ रहे हैं उन सिग्नल्स को मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। There is a register associated with each state that hold the data। ये लाइन क्या बोल रहा है कि जितने भी स्टेजेस हैं, जैसे कि हमने ये 4 स्टेज को यूज करके रखा हुआ है, तो रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर के बारे में हम क्या बताए थे? वो टेम्पररली क्या करता है? किसी भी डेटा को होल्ड करके रखता है। वो डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी मेमोरी का एड्रेस हो सकता है, फेच किया हुआ डेटा हो सकता है, या जो भी डेटा को फाइनल रिजल्ट भी हो सकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्टोर करा सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि हम उस रजिस्टर का यूज किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में अगर हम यूज कर रहे हैं रजिस्टर्स को, तो रजिस्टर्स यहाँ पे क्या कर रहा है कि टेम्परेली डेटा को होल्ड करने का काम कर रहा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, अगर पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहला स्टेज यानी कि फेच जो स्टेज है मेरा, इस स्टेज में हमने डेटा को फेच किया। फेच करने के बाद जब उस डेटा को हम दूसरे स्टेज में भेज रहे होते हैं, उसके पहले हम क्या करते हैं कि उस डेटा को रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ऐसा कि हमारा पहला स्टेज का जो डेटा है, यानी कि पहले स्टेज का जो आउटपुट है, वो हमारे दूसरे स्टेज का इनपुट कहलाता है। ऐसा क्यों? अगर आप लोग को डायग्राम याद होगा, जब हम फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल जो बताए थे, उसमें अगर ये याद होगा तो एमएआर और एमडीआर को याद करिए। उसमें क्या होता था कि एमडीआर का जो आउटपुट है, आउटपुट उसका क्या है कि वो सिग्नल को पास आउट करता था एमडीआर के पास। तो उसने क्या किया, एमएआर का जो आउटपुट है यानी कि एड्रेस सिग्नल, वो एमडीआर के लिए इनपुट हुआ। उससे वो इनपुट कैच कर रहा है ना। तो एक स्टेज का आउटपुट हमारे दूसरे स्टेज का इनपुट कहलाता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। ठीक है, अगर वो डायग्राम आप लोगों को याद होगा तो उसमें भी हमने क्या किया था, हमने उसमें भी पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को ही यूज किया था ना। ऐसा तो नहीं था ना कि जब तक हमारा एक प्रोसेस चल रहा है तब तक दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है। नहीं, साइमल्टेनियसली वो क्या कर रहा है, हर प्रोसेस का वर्क वहां पर चल रहा है। बट वहां वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि एक टाइम में हम एक प्रोसेस को ही क्या करवा रहे थे, प्रोसेस्ड करवा रहे थे। ठीक है, अगर मल्टीपल प्रोसेस को अगर करके दिखाते हैं तो वो सारे प्रोसेस हमारे एक साथ चल रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका, देयर इज अ ग्लोबल क्लॉक दैट सिंक्रोनाइज द वर्किंग ऑफ ऑल स्टेजेस। ग्लोबल क्लॉक कहने का क्या मतलब, ये हमारा क्लॉक साइकिल है। ये 1 2 3 4 5 ये ग्लोबली चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर इंस्ट्रक्शन 1 के लिए ये चल रहा है तो 2 के लिए ये नहीं चलेगा। नहीं, ये क्लॉक साइकिल हर के लिए है। इंस्ट्रक्शन फर्स्ट का अगर 5 स्टेज या 4 स्टेज है, वो 4 स्टेज तक काम करेगा तो सेम क्लॉक यूज होगा। अगर इंस्ट्रक्शन 2 का अगर हमारा 4 स्टेज 5 स्टेज चल रहा है तो उसके लिए भी हम सेम क्लॉक को ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे क्लॉक को हम फिर लेकर के आएंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है क्लॉक का। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जब हम बताए थे तो उस केस में हम क्लॉक के बारे में बताए थे, क्लॉक साइज और क्लॉक स्पीड के बारे में बताए थे। तो क्लॉक स्पीड वहां क्या करता था, यही तो काम करता था कि डेटा किस स्पीड से जा रहा है, कितने टाइम पे जा रहा है, कितने डेटा को वो सेंड कर रहा है, सारा काउंटिंग का काम कौन करता है, हमारा साइकिल ही सॉरी क्लॉक ही करता है। At the beginning of each clock cycle, each stage take the input from the register। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्लॉक साइकिल, हर क्लॉक साइकिल जब भी स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, रजिस्टर से ही इनपुट लेता है। जैसे ही हमारा क्लॉक साइकिल स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये जो रजिस्टर्स हमने यहाँ यूज किया हुआ है, इस रजिस्टर से ही वो डेटा को फेच करेगा।
और ईच क्लॉक साइकिल कहने का क्या मतलब, अभी हम क्या बताएं कि जैसे ही हमारा डेटा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है, तो जितना टाइम ड्यूरेशन उसको एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में लगा, तो वो साइकिल के फॉर्मेट में काउंट होता है, यानी क्लॉक साइकिल के फॉर्मेट में काउंट करते हैं उसको हम लोग। तो एक इंस्ट्रक्शन को दूसरे फेज में जाने में, यानी दूसरे स्टेज में जाने में कितना क्लॉक साइकिल का टाइम लेगा, 1 क्लॉक साइकिल का। तो यही बात ये यहाँ पे बता रहा है कि जब हमारा डेटा, हर डेटा, इच साइकिल ऑफ डेटा एक स्टेज से जब दूसरे स्टेज में जाता है, तो वो इनपुट कहाँ से टेक करता है, वो इनपुट लेता है इस वाले प्लेस से, यानी कि रजिस्टर वाले प्लेस से वो क्या करता है कि डेटा को लेता है। क्यों? क्योंकि इस रजिस्टर के पास जो भी डेटा है वो कहाँ से आया, वो इंस्ट्रक्शन फेच से इसके पास आया। देन ये डेटा हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोड यूज करेगा। यहाँ पे ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हर इंस्ट्रक्शन का, अगर मान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन 1 अगर हमारा चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन 1 दो ही स्टेज चलेगा फिर दूसरे स्टेज से हमारा इंस्ट्रक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। ये इंडिविजुअल अपना 4 स्टेज कंप्लीट करेगा, और साथ ही साथ उसके साथ में साइमल्टेनियसली वो क्या करेगा कि सेकंड इंस्ट्रक्शन भी मेरा एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम लोग अभी नीचे में आके देख लेते हैं, पहले ये थोड़ा लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ईच स्टेज then processes the data and feed it output to the register to the next stage। 4 स्टेज ऑफ पाइपलाइनिंग यहाँ पे हम लोग अभी यूज किए हुए हैं। 4 स्टेज ऑफ पाइपलाइनिंग को यूज करके हमने एक एग्जांपल बनाया है, जो कि यूज होता था हमारा माइक्रो प्रोसेसर के साथ में। ठीक है, तो 4 स्टेज ऑफ पाइपलाइनिंग को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं कि इसमें 4 स्टेज हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 स्टेज दिया हुआ है। यानी कि 4 स्टेज कहने का क्या मतलब कि 4 स्टेप है इसमें किसी भी प्रोसेस को या किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो पहले स्टेप का नाम क्या है, इंस्ट्रक्शन फेच। यानी कि ये क्या करेगा कि मेमोरी से डेटा को फेच करके लाएगा, लेके आ गया अपने पास। अब वो दूसरे स्टेज में क्या करेगा कि जो डेटा उसके पास से लेके आया है उस डेटा को वो डिकोड करेगा। डिकोड करने कहने का क्या मतलब, डिकोड कहने का क्या मतलब कि वर्क क्या करना है। डेटा तो हम लेकर के आ गए, लेकिन उस डेटा के ऊपर में काम क्या करना है ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा डिकोड स्टेज। उस डेटा को वो डिकोड करेगा कि एक्चुअल में जो डेटा हम लेकर के आए हैं, फेच किया हुआ डेटा, उसके अंदर में क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्या काम करने को बोला गया है। ठीक है, थर्ड स्टेज में जब हम जाएंगे तो थर्ड स्टेज क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन थ्रू द फेच आया उसको हमने डिकोड किया। अब देन क्या करना है हमें कि जो इंस्ट्रक्शन को हमने डिकोड कर लिया है उस डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, तभी तो मेरा प्रॉपर रिजल्ट आएगा। कंप्यूटर सिस्टम का काम क्या है, जो भी डेटा हम दिए उस डेटा को एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट दो। तो वो रिजल्ट कैसे देगा, रिजल्ट जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कराएगा तब तक वो रिजल्ट हमें दे नहीं पाएगा। लास्ट स्टेज है आपका राइट बैक। राइट बैक कहने का क्या मतलब, जब रिजल्ट हमारे पास आ गया, मान लीजिए कि एक्यूमुलेटर के पास रिजल्ट रखा हुआ है, तो उस रिजल्ट को वापस वो मेमोरी में भी तो भेजेगा, अपने पास ही तो नहीं रखा रह जाएगा। क्योंकि मेमोरी में सेंड करेगा, फिर मेमोरी क्या करेगा, उसको जो भी मेमोरी लोकेशन है उसका वहां पे स्टोर करेगा। जब आउटपुट का टाइम आएगा तो आउटपुट के टाइम पे हमारा कंट्रोल यूनिट वहां से उस डेटा को फिच करके लाके प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल 4 स्टेज होता है पाइपलाइनिंग का। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 स्टेज भी होता है, 5 स्टेज भी होते हैं। ये अभी हम 4 स्टेज ऑफ पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ कि पाइपलाइनिंग करता क्या है। अब हम लोग देख यस लेते मैम। हैं कि पाइपलाइनिंग जो वर्क कर रहा है ये यहाँ पे कर कैसे रहा है। पहला इंस्ट्रक्शन आया है, जो ये ब्लू कलर में ये पहला इंस्ट्रक्शन है, और ये रेड कलर में जो वो दूसरा इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अभी हम दो इंस्ट्रक्शन को लेकर के ये काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, यानी कि फेज जो स्टेज है मेरा, फेच स्टेज, इसमें क्या काम कर रहे हैं हम।
फर्स्ट फंक्शनल यूनिट परफॉर्म इंस्ट्रक्शन फेच। फंक्शनल यूनिट अभी बताए थे, फंक्शनल यूनिट को हम लोग स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इट फेच इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ये इंस्ट्रक्शन को फेच करता है जिसको हमें एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में जैसे ही हमारा डेटा नेक्स्ट स्टेज में गया, यानी कि सेकेंड फंक्शनल यूनिट परफॉर्म इंस्ट्रक्शन डिकोड। ओके, तो इस टाइम पे क्या हुआ, इस डिकोड द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन डिकोड करने के लिए जाता है उसी टाइम पे, ठीक है, उसी टाइम पे क्या हो रहा है ना कि मेरा जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है, दूसरा इंस्ट्रक्शन वो आ जा रहा है। कहाँ पे आ रहा है, वो पहले स्टेज पे वो चला जा रहा है। यहाँ पे आप लोग चीज ध्यान में देखिएगा कि जब भी कितने भी लेवल का आपका, कितने भी स्टेजेस का आपका अगर पाइपलाइनिंग हो, उस स्टेज में ये क्या होता है कि पहला क्लॉक साइकिल जो चलता है, पहला साइकिल आपका पहले स्टेज के लिए ही सिर्फ चलता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे हमारे प्रोसेसर में एक ही डेटा आएगा ना, डेटास तो मल्टीपल आते हैं, लेकिन क्यू में जब लगता है डेटा तो एक एक करके ही तो जाता है ना। ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई तीसरा इंस्ट्रक्शन होता तो तीसरा इंस्ट्रक्शन सेकेंड क्लॉक साइकिल पे नहीं आता, तीसरा इंस्ट्रक्शन हमारे क्लॉक साइकिल 3 के ऊपर आता। ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे हमारा ये एक ही डेटा को एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट नहीं करा रहा है, क्यू में लगा रहा है, एक के बाद एक ही तो आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि सारा डेटा एक के ऊपर एक आ जाएगा, नहीं, ये एक एक करके क्यू में आ रहा है। तो क्यू में अगर ये आ रहा है तो क्या हो गया इसको, हाँ चला गया, ये बंद कैसे हो गया, 1 सेकेंड, ये था ना। हम्म। अब देखिए पाइपलाइनिंग के अगर कॉन्सेप्ट को हम लाएं, सेम काम जो यहाँ पे हम कर रहे थे, दो इंस्ट्रक्शन को फेच करवा रहे थे, तो यहाँ पे क्या कर रहा था कि पहला इंस्ट्रक्शन 4 साइकिल कंप्लीट कर रहा था, उसके बाद मेरा दूसरा इंस्ट्रक्शन आ रहा था। लेकिन अगर हम पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं तो जैसे ही हमारा इंस्ट्रक्शन पहले स्टेज में पहुंचा और दूसरे स्टेज में गया, उसी टाइम पे हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन एंटर कर गया। ठीक है, दूसरे क्लॉक साइकिल पे। सेम उसी तरीके से जैसे ही मेरा पहला इंस्ट्रक्शन तीसरे स्टेज पे पहुंचा, यानी तीसरे क्लॉक साइकिल पे, और दूसरा इंस्ट्रक्शन हमारा दूसरे क्लॉक साइकिल पे पहुंचा, उसी टाइम पे अगर मेरे पास कोई तीसरा इंस्ट्रक्शन है तो वो इंस्ट्रक्शन हमारा कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड क्लॉक साइकिल। हाँ, वो इंस्ट्रक्शन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले इस प्लेस पे, इस वाले प्लेस पे वो आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारा जो पाइपलाइनिंग है वो आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम यूज किए, क्या यूज किए हम लोगों ने यूज किया कॉन्सेप्ट पाइपलाइनिंग का, तो जिस कारण से क्या हुआ कि जो हमारा प्रोसेसर का जो स्पीड था वो थोड़ा फास्ट हुआ। फास्ट क्यों हुआ? क्योंकि जहां उसको एक इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए 4 मिनट्स लगता था, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो क्या कर रहा है कि उस 4 मिनट के अंदर में वो दूसरे प्रोसेस को भी चला रहा है। ऐसा नहीं है कि एक साइकिल एक प्रोसेस ही चल रहा है, नहीं, अगर मेरे पास 4 मिनट का टाइम है किसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए, या फिर मेरे पास 4 मिनट्स है, तो उस 4 मिनट्स के अंदर में ही वो क्या कर रहा है कि एक प्रोसेस तो चल रहा है, मतलब जितने पॉसिबल प्रोसेसेस हैं वो सारा प्रोसेस अपने साथ में वो चलाता जा रहा है। अब मान लीजिए कि ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस प्रोसेस को पहले भेजना है। मान लीजिए कि हम मेरे पास 4 इंस्ट्रक्शन है, 4 प्रोसेस है, ठीक है, तो अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो चारों प्रोसेस है उसको हम कब भेजें? तो ये प्रोसेस आएगा आपका जब आपका प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत सारे शेड्यूलिंग है। शेड्यूलिंग के टर्म में क्या होता है कि हम इसको शेड्यूल करते हैं हर प्रोसेस को कि किस प्रोसेस के बाद किस प्रोसेस को सेंड करना है। अभी आप लोग ये चीज आप लोग पढ़ेंगे, ओएस में ओएस पढ़ेंगे। में, यस मैम। हाँ,
ओएस में आगे अभी जब आप लोग शेड्यूलिंग पढ़िएगा ना, तब ये पढ़िएगा कि हर मतलब क्या क्या किस किस बहुत सारे शेड्यूलिंग का प्रोसेस है, किस किस शेड्यूलिंग को यूज करके अपने प्रोसेस को हम लोग प्रोसेस करवा सकते हैं, या डेटा को किस तरीके से होल्ड करके दूसरे डेटा को हम एंटर करवाते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे प्रायोरिटी बेस्ड हो गया, राउंड रॉबिन हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और भी एक दो है, हमको पूरा याद नहीं है। नेक्स्ट तो क्लास अभी उसी का है ओएस, मैम। हाँ ओएस में जाइएगा तो आप लोग पढ़िएगा, और ये पाइपलाइनिंग भी आप लोगों को ओएस में सर पढ़ाएंगे। अभी हम इसलिए बता दिए ना कि ये कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा था, और आगे भी हम लोग जब इसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे 8086 का, तो ये बार बार आएगा कि ये किस तरीके से फेच एंड डिकोड आपका हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसका फोटो ले लीजिएगा। हाँ एक चीज और ये रह गया, इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इस डायग्राम को हम लोग फेज डायग्राम बोलते हैं, पाइपलाइनिंग का फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आपका एक बॉक्स है, एक बॉक्स यानी कि एक स्टेज से अगर हम दूसरे स्टेज में जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फेज बोलते हैं। फेज यानी कि एक फेज को चेंज करके ये दूसरे फेज में जा रहा है। फेज का कॉन्सेप्ट मीन्स कि इन जनरल टर्म अगर हम फेज की बात करें, फेज या फेज की बात करते हैं, तो क्या होता है कि एक टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है, और उस टास्क को कंप्लीट करके हम दूसरे टास्क में जा रहे हैं ना। यहाँ पे पहला टास्क मेरा क्या है? डेटा को फेच करने का। फेच हमने कर लिया, और फेच करने के बाद हम जब दूसरे फेज में जा रहे हैं, दूसरे स्टेज में जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर के क्या कर रहे हैं? डिकोड कर रहे हैं। तो आप लोगों का ये पूछ सकता है कि फेज डायग्राम क्या होता है, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ये डायग्राम बना करके हम बता सकते हैं कि इस पूरे के पूरे डायग्राम को, यानी कि मल्टीपल स्टेजेस होते हैं और मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स होते हैं किसी भी एक फेज में, किसी भी एक इंस्ट्रक्शन के या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन के फेज में क्या क्या होता है? मल्टीपल स्टेजेस होते हैं और मल्टीपल क्लॉक साइकिल होता है। ये डिपेंड करता है कि हम कितने क्लॉक साइकिल का कितने क्लॉक साइकिल को हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 4 क्लॉक साइकिल को ही यूज किया हुआ है। 4 साइकिल यानी कि 4 साइकिल, 4 लाइन ऑफ पाइपलाइनिंग को यूज किया। यहाँ पे सिर्फ 4 लाइन ही हम यूज कर रहे हैं ना। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, ये सारे स्टेजेस आपके लाइंस हैं, पाइपलाइंस हैं। पहला पाइपलाइन, दूसरा पाइपलाइन, तीसरा पाइपलाइन, ये 4th पाइपलाइन। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था पाइपलाइनिंग का। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ओएस में सर फिर से आप लोगों को ये चीज पढ़ाएंगे। ये तो हम अपने लिए पढ़ाए थे, ओएस में जब ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो सर फिर वहां पे आप लोगों को बताएंगे। 1 मिनट वेट करिएगा, पहले हम अटेंडेंस ले लें। अभी तक हम लोग आर्किटेक्चर नहीं है स्टार्ट किया माइक्रो प्रोसेसर का। अभी तो ये उसका क्या बोलते हैं, किसी भी स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले उसके बारे में बताते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अभी आएगा। अभी उसका डायग्राम बताना भी स्टार्ट हम नहीं किए, नेक्स्ट क्लास से लेकिन डायग्राम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है उसमें। क्योंकि 2 पार्ट बताना है ना, एक आपको उसका ब्लॉक डायग्राम बताना है, दूसरा उसका पिन डायग्राम बताना है। एग्जाम में कौन क्या कब पूछ देगा कोई ठीक नहीं है। ब्लॉक डायग्राम पूछेगा तो ये, और पिन डायग्राम अगर पूछेगा तो ये। और इस क्लास में आप लोग एक भी क्लास में प्लीज एब्सेंट मत करिएगा जब हम ये क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये हर पिन का एक एक फंक्शन हमको बताना होगा। अगर एक भी पिन का फंक्शन छूटेगा तो फिर नेक्स्ट वाले पिन का समझ में नहीं आएगा, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। ओके, ओके, पाइपलाइनिंग का थैंक आप यू मैम। लोगों ने फोटो ले लिया है, यस मैम। स्क्रीनशॉट? थैंक यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम एंड बाय बाय। थैंक यू मैम। हाँ, हमारे नंबर